दोस्तों, एक बार की बात है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में ये सवाल किया था कि भाई एक आप ऐसी चीज़ के बारे में बताइए कि जिससे इस वक्त इजराइल को सबसे बड़ा खतरा हो। नेतन्याहू ने फ़ौरन जवाब दिया कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि नेतन्याहू सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि मैं दूसरी और तीसरी चीज़ भी बताऊँ, और उस पर भी इन्होंने कहा ईरान ईरान और ईरान, मतलब कि इजराइल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है और ईरान के अलावा इजराइल के लिए कोई खतरा है ही नहीं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ईरान मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मगर उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला चीज़ ये है कि ईरान ने जितने कम वक्त के अंदर ये ताकत और ये कामयाबी हासिल की है, इतने कम वक्त में ये सब कुछ हासिल करने के लिए मिसाल दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आती है। बावजूद इसके कि ईरान कुछ आगे बढ़ पाता, बिल्कुल शुरू में ही ईरान के दुश्मनों ने चालाकी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि इसको हमेशा एक पिंजरे में कैद करके रखा जा सके। मगर इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान ने ये सब कुछ, ये सारा मकाम, ये सारी कामयाबी अपने दम पर हासिल की। वैसे तो दोस्तों, ईरान के इस कामयाबी में ईरान के बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी तरह से किरदार अदा किया, मगर फिर भी एक ऐसा इंसान भी है कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये एक इंसान ना होता तो दुनिया में वो ईरान ही मौजूद न होता कि जिस तरह के ईरान आज कल हम लोग अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही है कि जिसके इशारों पर आज पूरा ईरान देश चलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मारता है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान देश के सबसे ताकतवर इंसान और इस देश के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बारे में। वही अली खुमैनी के जो पिछले लगभग 34 साल से लगातार ईरान पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, अली खुमैनी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है अली खुमैनी ना तो किसी बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए थे और ना ही किसी शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे, इसीलिए उनको ये पोजीशन और ये हुकूमत यूं ही नहीं मिल गई थी। खुमैनी साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूँ कि इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया मुसलमान हैं उनका रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। आज के दौर में दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया लोग इनको अपने एक लीडर, एक इमाम के तौर पर देखते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ दीनी मामलों में भी अली खुमैनी के किसी भी ऑर्डर को आखिरी फैसला माना जाता है। फिलहाल खुमैनी साहब का जन्म सन 1939 में ईरान के मसा शहर में हुआ था। ये बचपन से ही अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए एक दीनी आलिम बनना चाहते थे, मगर उस दौर में ईरान के इलाके में आलिम बनना इतना आसान भी नहीं था। उसकी वजह ये थी क्योंकि उस दौर का ईरान आज के दौर के ईरान से बिल्कुल अपोजिट हुआ करता था। उस दौर में वहाँ पर एक सेक्युलर हुकूमत हुआ करती थी कि जो पूरी तरीके से अमेरिका के इशारों पर ही चला करती थी। वो ईरान के जहाँ पर हिजाब, दाढ़ी जैसे इस्लाम से जुड़े हुए सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही थी और मजहबी लोगों को इस शक की निगाह से देखा जा रहा था। ऐसे ईरान के माहौल में अली खुमैनी सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम बन गए थे। इसके बाद यहाँ से खुमैनी साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली सन 1962 में उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी के उस तहरीक को ज्वाइन कर लिया, मतलब उस इनकलाब में शामिल हो गए कि जो बड़ी शिद्दत के साथ उस दौर के ईरान के हुकूमत से मुकाबला कर रही थी और हर तरह से उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी तरह से ईरान के अंदर एक शिया मुस्लिम हुकूमत को कायम किया जा सके। अली खुमैनी के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि वो उन रूहुल्लाह खुमैनी के सबसे करीबी लोगों में से एक थे कि जो उस दौर में ईरान की सेक्युलर हुकूमत से सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। कुछ वक्त के बाद जब ईरान की सेक्युलर हुकूमत भी ये महसूस हुआ कि अब वो लोग रूहुल्लाह खुमैनी और उनके सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन लोगों ने रूहुल्लाह खुमैनी को उनके अपने ही देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप के देश फ्रांस में जाकर पनाह ली, मगर उनकी गैर हाजिरी में अली खुमैनी समेत कई फॉलोअर्स ने ईरान में उनके इस मिशन पर काम करना जारी रखा। बड़ी शिद्दत के साथ वो लोग काम करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इन सारी चीज़ों की वजह से अली खुमैनी को एक बार नहीं बल्कि कई बार जेल में तक जाना पड़ा। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जेल में अली खुमैनी के ऊपर जुल्म व सितम किया जाता और कई बार इनको टॉर्चर भी किया गया।
मगर लाख जुल्म सितम के बावजूद भी अली खुमैनी ने ना तो रूहुल्लाह खुमैनी का साथ छोड़ा और ना ही उनके मूवमेंट को छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि सन 1979 मतलब के 1979 आते आते ईरान का नक्शा बदल चुका था और वो मूवमेंट के जो रूहुल्लाह खुमैनी साहब की तरफ से शुरू किया गया था उसकी जीत हो चुकी थी और ईरान से रजा पहलवी की वो हुकूमत उखड़ चुकी थी कि जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर चला करती थी। बस इसी वक्त न सिर्फ ईरान में हुकूमत बदली थी बल्कि ईरान का पूरा फ्यूचर और पूरा ईरान का इतिहास बदल गया था। वो ईरान के जहाँ पर इस्लाम से जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ों को न सिर्फ बैन किया जा चुका था बल्कि मजहबी लोगों को शक की निगाह से देखा जाता था। अब उसी ईरान के अंदर एक कट्टर शिया मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अब जाहिर है इस हुकूमत के लिए और इस इनकलाब के लिए रजा पहलवी के ख़िलाफ़ जो एक लंबी जंग लड़ी गई थी उस जंग में अली खुमैनी साहब का भी एक बड़ा किरदार था। इसीलिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहुल्लाह खुमानी की तरफ से अली खुमैनी को भी ईरान की इस हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। अली खुमैनी को सबसे पहले तो ईरान के अंदर जुमा पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ये वही मेन मस्जिद थी कि जिसके अंदर ज़्यादातर खुद सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी भी नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा भी अली खुमैनी ने उस दौर में कई अलग अलग जिम्मेदारियां संवारी। इवन ये तो ईरान के फ़ौज में भी अलग अलग पदों पर रहे। उस दौर में ईरान और इराक के बीच जो एक लंबी जंग चल रही थी उसमें भी अली खुमैनी काफ़ी आगे आगे नज़र आए थे। मगर दोस्तों जैसे जैसे अब अली खुमैनी का कद ईरान के राजनीति में बढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब होते जा रहे थे वैसे वैसे ईरान देश के अंदर ही उनके अपने दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उनके दुश्मनों ने किसी तरह से उनको नीचे खींचने की कोशिश शुरू की। इवन हद तो तब हो गई कि जब उनको मारने का ही प्लान तैयार कर लिया गया। वैसे तो सैयद अली खुमैनी को मारने की कई बार कोशिश की गई थी मगर जो सबसे मेन अटैम्प्ट था वो दरअसल उस वक्त ईरान को अबूजर मस्जिद में हुआ कि जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके पास में ही एक ऐसा टेप रिकॉर्डर ला कर रखा गया कि जिसके अंदर पहले से ही बॉम्ब फिट कर दिया गया था। वो बॉम्ब फटा और ऐसा महसूस हुआ कि मानो आसपास में सब कुछ ख़त्म हो गया। अली खुमैनी भी ज़मीन पर गिर चुके थे और पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि वो इस धमाके की वजह से अपना एक हाथ पूरी तरह से खो चुके हैं। उनका एक हाथ पैरालाइज हो चुका है। मगर फिर भी डॉक्टर इस बात कर लेकर हैरान थे कि सिर्फ एक हाथ के अलावा उनकी बॉडी को कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचा था। बावजूद इसके कि जिस तरह का वो धमाका था उससे महसूस हुआ था कि अली खुमैनी कभी बच ही नहीं सकते हैं। बल्कि खुमैनी साहब ने तो बाद में खुद भी इस बात को कबूल किया था कि मुझको खुद ही नहीं पता था कि आखिर कैसे बच गया था। मैं बिल्कुल मौत को छूकर वापस आया था और मुझको बहुत बाद में जाकर इस चीज़ का एहसास हुआ कि खुदा ने मुझको ये ज़िंदगी दोबारा क्यों दी थी, क्योंकि खुदा मुझको किसी ख़ास मकसद के लिए रखना चाहता था और मुझसे कोई ख़ास काम लेना चाहता था। दोस्तों अली खुमैनी अभी सेहतयाब हो ही रहे थे कि 1982 में खुमैनी साहब को ईरान का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। 82 से 86 तक रहे और 86 में एक बार फिर से 90 तक के लिए प्रेसिडेंट मतलब के राष्ट्रपति चुन लिया गया। मगर दोस्तों 1989 मतलब के 1989 में जब पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी साहब का इंतकाल हुआ तो अब हर तरफ इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि आखिर ईरान की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत पोजीशन को मतलब कि सुप्रीम लीडर को ओहदे को अब कौन संभालेगा। और फाइनली वहाँ के जो शिया आलिम थे उनके बीच एक पूरी मीटिंग हुई और उसमें सब लोगों के मशवरे के बाद फाइनली अली खुमैनी साहब को ईरान के हिस्ट्री का सेकेंड सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। और वहीं से आगाज़ हुआ उस नए और ताकतवर ईरान के उभरने का कि जिसको आज के दौर में हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो अलग अलग तरह के ईरान कि जिसकी बुनियाद सन 1979 में रूहुल्लाह खुमैनी साहब के तरफ से रखी गई थी। उस ईरान को अली खुमैनी ऐसे मकाम पर और ऐसी पोजीशन पर लेके चले जाएंगे ये उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। गद्दी पर बैठते ही अली खुमैनी ने न सिर्फ ईरान को अंदरूनी तौर पर ताकतवर बनाना शुरू किया बल्कि अपने इनकलाब को अपने वादे के मुताबिक देश से बाहर भेजना भी शुरू कर दिया।
और उसी चीज़ का नतीजा है कि आज के दौर में आप लोग देखते होंगे कि ईरान जितना ज़्यादा ताकतवर अंदर से है उतना ही ज़्यादा ताकतवर अब बाहर से भी हो चुका है। उसके दुश्मन उसके ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार इसीलिए सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान अंदर से तो वो मुकाबला करेगा ही, मगर ईरान के उन फौजों और उन ताकतों का क्या होगा कि जो ईरान के बाहर मौजूद है और जिनको पिछले 20-30 साल की मेहनत से के साथ ईरान ने तैयार किया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन अलग अलग ताकतों ग्रुप की कि जिनमें किसी को हिजबुल्लाह का नाम दिया जाता है, तो किसी का हुती का, तो किसी का इस तरह का कोई और नाम दिया जाता है। मिडल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में ये एक्टिव वो सारे ग्रुप है कि जिनको इनडायरेक्टली ईरान की तरफ से ही सपोर्ट किया जाता है, मतलब हज़ारों में या फिर फंड वगैरह में, और ये ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।